हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनोहर यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कूल। आज की क्लास में हम क्लास 11 से जूलॉजी फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड्स जीव जगत के बारे में पढ़ेंगे। मुझे पता है कि मैंने इस चैप्टर से एक वीडियो और अपलोड किया था, लेकिन मैं यह वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा आप जो भी पढ़ेंगे उसको नोट्स बनाते हुए पढ़िए, जिससे आपको फ्यूचर में अगर इस चैप्टर को आप रिवाइज करते हो तो आपको आसानी हो। इसीलिए मैं इस वीडियो को फिर से अपलोड कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास आपको पसंद आए प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा। आज हमारा जीव विज्ञान का फर्स्ट क्लास है, तो हम सबसे पहले यही समझते हैं कि जीव विज्ञान आखिर है क्या। जीव विज्ञान को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना, कौन सा, जीव और विज्ञान। तो इसका परिभाषा किस तरह से लिखेंगे, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं। ओके, तो जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर एक शब्द मिला हमें, जीवित जीव। आखिर जीवित जीव क्या है, जैसे हमारा चैप्टर भी है जीव जगत। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि जीवित जीव होते क्या हैं, मतलब कि सजीव क्या होते हैं। सजीव क्या है, ठीक है, सजीव क्या है, इसको हम किस तरह से परिभाषित करेंगे। सजीव को हम लिख सकते हैं, सजीव उन्हें कहा जाता है जिनमें जीवन होता है, अर्थात जिनमें जैविक क्रियाएं होती हैं। जैविक क्रिया का मतलब क्या है, जिनमें श्वसन हो, पोषण हो, उत्सर्जन हो या प्रचलन, ये सभी क्रियाएं जिनमें होती है वही क्या कहलाता है, सजीव कहलाता है। इसका परिभाषा इस तरीके से लिखेंगे, सजीव उन्हें कहा जाता है, सजीव उन्हें कहा जाता है जिनमें जीवन होता है, जिनमें जीवन होता है तथा जिनमें जैविक प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, जिनमें जैविक प्रक्रियाएं मतलब क्या, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज संपन्न होती है। ओके, तो सजीव वो हैं जिनमें जीवन होता है तथा जिनमें जैविक प्रक्रियाएं संपन्न होती है। जैविक प्रक्रिया मतलब अभी बताया मैंने क्या, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, ये सभी क्रियाएं जिनमें होती है वही क्या है, जीव है। तो अगर इस प्रकार हम देखें तो पृथ्वी में जितने भी वस्तुएं हैं उनको हम तीन पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन सा, एक तो सजीव हो गया, दूसरा निर्जीव हो गया और तीसरा हो गया मृत। आप देखिए यहाँ पर निर्जीव और मृत ये दोनों क्या है, अलग अलग है ना, उनको हम अभी समझेंगे। तो हमने अभी क्या कहा, पृथ्वी पर उपस्थित समस्त वस्तुओं को तीन समूहों में बांटा जा सकता है, समूहों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा, पहला तो सजीव, दूसरा निर्जीव वस्तुएं, थर्ड मृत। ओके, तो सजीवों के बारे में हमने अभी बताया, जिनमें जीवन है या जैविक प्रक्रिया जिसमें होती है वो क्या है, सजीव है। और निर्जीव वस्तु क्या है, मृदा, जल, वायु, चट्टान, ये सभी क्या है, निर्जीव है। मतलब जिनमें जैविक लक्षण का अभाव होता है
जिनमें जैविक लक्षण का अभाव हो और जो कभी भी जिंदा नहीं थे, जो कभी भी जिंदा नहीं थे वो क्या है, निर्जीव वस्तुएं हैं। यहां पर लिख सकते हैं निर्जीव वस्तुएं। एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो मृदा, जल, चट्टान, ये सभी। तो इनमें जो जैविक लक्षण है उनका अभाव होता है। आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो जैविक लक्षणों का अभाव होता है और ये कभी भी जीवित नहीं थे। ओके, ये कभी भी जीवित नहीं थे। लेकिन मृत और निर्जीव वस्तु में यही अंतर है। जैसे एक चूहा है, चूहा अगर मृत हो जाता है तो चूहा पहले भी कोशिकाओं से बना हुआ था और मृत होने के बाद भी वो कोशिकाओं के संगठनों से बना हुआ ही रहेगा। राइट, मतलब चूहा जो था वो पहले जीवित था, उसके बाद मृत हुआ है। राइट, इसके और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे काष्ठ मतलब लकड़ी, लकड़ी क्या था, पहले जीवित था, उसके बाद क्या हुआ, ये मृत बन गया। अस्थि या पौधों के मृत भाग, पौधों के मृत भाग, क्या पत्ता ले सकते हो, पत्ता ले सकते हो आप, तना ले सकते हो, जड़ ले सकते हो, ये सभी क्या इसमें आ जाएंगे। मतलब मृत वो है जो पहले जीवित थे और किसी कारणवश वो मृत हो गए, ये क्या कहलाएंगे, मृत। लेकिन निर्जीव वस्तुएं पहले जीवित नहीं थे, मतलब उनमें जैविक लक्षणों का क्या था, अभाव था, जो कभी भी जीवित नहीं थे, वो क्या है, निर्जीव है। आई होप आपको इतना अच्छे समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जीव जगत पढ़ रहे हैं तो आगे हम देखेंगे कि जीव जगत के लक्षण क्या होते हैं, मतलब जीवों के लक्षण क्या हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारे पृथ्वी में अनगिनत जीव पाए जाते हैं, लेकिन सभी जीव एक जैसे नहीं होते हैं, सभी में विभिन्नता पाई जाती है। लेकिन जीवों के कुछ लक्षण होते हैं जो सभी जीवों में लगभग समान ही होते हैं। ओके, उन्हीं लक्षणों को अब देखेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं कि जीवों में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। जीवधारियों या जीवों में प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। पहला ले लेते हैं हम लोग, निश्चित आकार एवं आमाप। निश्चित आकार एवं आमाप। आप सभी जितने भी प्रकार के जीव जंतु देखे होंगे, उन सभी जीव जंतुओं का एक निश्चित आकार होता है, एक निश्चित माप होता है या साइज होता है। राइट, जिससे आप उसको आसानी से पहचान सकते हो, वर्गीकृत कर सकते हो। जैसे आपको बिल्ली बोला जाए तो आपके दिमाग में सिर्फ बिल्ली ही आता है। राइट, कुत्ता आपको दिमाग में नहीं आता। मतलब जो भी जीव है उनकी एक निश्चित आकार या साइज होता है जिससे हम उसको पहचान सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रत्येक जीवधारी का एक निश्चित आकार एवं माप होता है, जिसके कारण हम उसको दूसरों से अलग मान सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा लिख सकते हैं यहाँ पर कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन। हम सभी को पता है कि जो भी जीव होते हैं, जितने भी प्रकार के जीव हैं, वो सभी कोशिकाओं से ही बने हुए हैं। अगर कोशिका नहीं है तो जीवन भी संभव नहीं हो सकता। अर्थात कोई भी जीव है वो कोशिकाओं के संगठन से ही बना हुआ है। कोशिकाओं के अंदर में ही जीव द्रव्य पाया जाता है, जिनमें जैविक क्रियाएं होती है, जिनसे हमारा पूरा शरीर संचालित होता है। तो इस आधार पर हम ये भी मान सकते हैं कि कोशिकीय संगठन भी जीवधारियों का क्या है, एक लक्षण है। निश्चित आकार एवं माप भी एक लक्षण है, कोशिकीय संगठन भी एक लक्षण है। एक और पॉइंट लेते हैं, पोषण। पोषण, आप कोई भी जीव देख लो, सभी जीवों को पोषण की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सभी जीवों को भोजन ग्रहण करना पड़ता है या भोजन बनाना पड़ता है। जैसे मनुष्य पौधों से भोजन ग्रहण करते हैं और पौधे क्या करते हैं, स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं। तो पोषण क्या है, जीवों का विशिष्ट लक्षण है। पोषण से ही जो
कोशिका होती है, या मान लेते हैं हम मनुष्य का शरीर ही पोषण से ही क्या करता है, वृद्धि करता है। बिना पोषण के इंसान जीवित नहीं रह सकता। वृद्धि, विकास, इन सभी के लिए पोषण बहुत ही जरूरी होता है। ओके, तो इस प्रकार से पोषण भी क्या है, जीवों का एक लक्षण मान सकते हैं। आगे इंपॉर्टेंट है ये उपापचय, या इसी को बोला जाता है क्या, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म में दो क्रियाएं होती है, एक तो एनाबॉलिज्म होता है और एक कैटाबॉलिज्म होता है। आगे बताएंगे कि ये दोनों क्या है। पहले परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा इस तरीके से लिखेंगे, जीवित कोशिका या जीवों के विशिष्ट अंग में, जीवों के विशिष्ट अंग में सरल रासायनिक पदार्थों से जटिल रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण एवं जटिल रासायनिक पदार्थों से विशिष्ट विघटन के फलस्वरूप सरल रासायनिक पदार्थों का निर्माण ही उपापचय कहलाता है। यहां पर लिखा है कि सरल रासायनिक पदार्थों से जटिल रासायनिक पदार्थों का निर्माण या जटिल रासायनिक पदार्थों का विघटन होकर सरल रासायनिक पदार्थों का निर्माण ही क्या है, उपापचय है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है कि जीवों के विशिष्ट अंगों से सरल रासायनिक पदार्थों से जटिल रासायनिक पदार्थों का निर्माण या संश्लेषण, ये क्या कहलाता है, यही आपका एनाबॉलिज्म कहलाता है, या हिंदी में बोले तो उपचय। ठीक है, मतलब सरल रासायनिक पदार्थों से जटिल रासायनिक पदार्थों का निर्माण ही क्या कहलाता है, आपका एनाबॉलिज्म। इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो, क्या, आपका प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होती है वो इसी के आधार पर होता है, मतलब वो क्रिया है एनाबॉलिज्म। और जटिल रासायनिक पदार्थों से सरल रासायनिक पदार्थों का निर्माण क्या कहलाता है, आपका केटाबॉलिज्म। ठीक है, केटाबॉलिज्म, इसको हिंदी में बोलते हैं अपचय। तो एनाबॉलिज्म क्या है, सरल रासायनिक पदार्थों से जटिल रासायनिक पदार्थों का बनना, एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म क्या है, आपका जटिल रासायनिक पदार्थों से विघटन होकर सरल रासायनिक पदार्थ का निर्माण होना। और इसका उदाहरण आप ले सकते हो श्वसन, जिसके द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, इसको अलग से देखते हैं यहाँ पर। तो एनाबॉलिज्म में हम एग्जाम्पल के रूप में प्रकाश संश्लेषण को लेते हैं। एग्जाम्पल में ले रहे हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण किस तरीके से होता है, यहाँ पर रिएक्शन होता है CO2 12H2O, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश, क्लोरोफॉर्म, या यहाँ पर लिख सकते हैं हरित लवक, और एंजाइम्स भी होते हैं ना। इन सभी की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्रिया करते हैं और बनता है क्या, कार्बोहाइड्रेट 6H12O6। ठीक है, 6H2O, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ठीक है ना, इतना क्रिया होता है। देखिए यहाँ पर दो सरलतम अणुओं से
हमें एक जटिल रासायनिक पदार्थ प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या है, एक एनाबॉलिक क्रिया है। अब कैटाबॉलिज्म देखते हैं। कैटाबॉलिज्म, इसका एग्जाम्पल हमने क्या बताया था, श्वसन को। एग्जाम्पल क्या, श्वसन। श्वसन में क्या होता है देखिए, C6H12O6 जो जटिल रासायनिक पदार्थ हैं वो विघटित होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर CO2 प्लस 6H2O। ठीक है, इसके साथ हमें ऊर्जा मिलता है। जब कोई भी जटिल रासायनिक पदार्थ विघटित होता है तो हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, और यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त होता है श्वसन में हमें 686 किलो कैलोरी का। ठीक, 686 किलो कैलोरी, इसको एटीपी में बोले तो 38 एटीपी की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो आई होप आपको कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म ये दोनों समझ में आया होगा, और इन्हीं दोनों से मिलकर क्या बनता है आपका मेटाबॉलिज्म या उपापचय, इन्हीं दोनों क्रियाओं के सम्मेलन से। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सजीवों के लक्षण में एक और लक्षण लेते हैं, श्वसन। 5वां पॉइंट, श्वसन। जैसे आप सभी को पता होगा, श्वसन जो है जीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। सभी जीव में श्वसन होता है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में समझा कि श्वसन से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। जीवों को श्वसन करने से ही ऊर्जा प्राप्त होती है, और ऊर्जा किसी भी जीव के लिए क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होता है अपने जैविक कार्य को करने के लिए। तो श्वसन जो है, चाहे मनुष्य हो या कोई भी जीव हो, उन सभी के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है, और सभी जीवों में ये श्वसन क्रिया होती है। तो श्वसन को भी हम जीवों का एक लक्षण मान सकते हैं, क्योंकि सभी जीव श्वसन करते ही हैं। ओके, अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट लें, उत्सर्जन। उत्सर्जन का अर्थ होता है वर्ज्य पदार्थ या हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। तो सभी जीव किसी न किसी प्रकार से हानिकारक पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालते ही हैं। जैसे मनुष्यों के अंदर में जो हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, अमोनिया हो गया, ये सभी हमारे शरीर में, मतलब मनुष्यों के शरीर में ये सभी क्या है, उत्सर्ज्य पदार्थ हैं, मतलब हानिकारक पदार्थ हैं, जिनको बाहर निकालना बहुत ही जरूरी होता है। तो हर जीव में, सभी जीव जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं अपने अंदर, उनको उत्सर्जित करते ही हैं। ओके, तो हम मान सकते हैं कि उत्सर्जन भी जीवों का एक लक्षण है। अगला पॉइंट लें, प्रजनन। तो प्रजनन की जो क्रिया है वो सभी जीवों में पाई जाती है, चाहे लैंगिक प्रजनन हो या अलैंगिक प्रजनन हो, किसी भी प्रकार का प्रजनन हो, जीवों में प्रजनन पाया ही जाता है। ओके, जिसके कारण ही वो अपने आप को क्या करते हैं, विकसित कर पाते हैं या अपने अस्तित्व को बना रख पाते हैं। तो प्रजनन करना जीवों का क्या है, एक लक्षण है। अगर प्रजनन को परिभाषित करें, प्रजनन क्या है, अपने समान ही संतति को उत्पन्न करना। तो सभी जीव अपने समान संतति को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, मतलब प्रजनन जीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और अगला पॉइंट लेते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और अगला पॉइंट ले रहे हैं, अनुकूलन। अनुकूलन मतलब, अनुकूलन का अर्थ क्या है, मतलब पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। कोई भी जीव या हर जीव अपने आप को पर्यावरण के अनुसार ढाल ही लेता है। जैसे तालाब पे तैरने वाला मेढक, उसके पैर में झिल्लियां पाई जाती हैं, जिससे वो अच्छे से तैर पाता है या पानी में अच्छे से रह पाता है। उसी प्रकार के मछली भी होते हैं जिनमें पानी में रहने के विशिष्ट गुण उनमें होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार के जीव जो होते हैं वो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को ढालने में सक्षम होते हैं। ये जो लक्षण है वो सभी जीवों में पाया जाता है। मतलब सभी जगहों में जैसे भी कंडीशन हो, उस तरीके से अपने आप को ढाल लेना ही क्या है, अनुकूलन है। अगला पॉइंट ले रहे हैं, गति एवं प्रचलन। गति एवं प्रचलन। गति एवं प्रचलन का अर्थ क्या है,
अपने स्थान में परिवर्तन करना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान चल कर जाना या किसी भी तरीके से जाना क्या है, गति एवं प्रचलन आता है इसमें। तो हर प्रकार के जीवों में गति एवं प्रचलन की गुण पाया ही जाता है। जैसे मनुष्यों में पैर पाया जाता है जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान चलकर जा सकते हैं। और एक कोशिकीय जीव जैसे विषाणु या जीवाणु में उनके शरीर से बाहर निकला हुआ एक चाबुक की तरह क्या होती है, आकृति होती है, एक चाबुक की तरह आकृति होती है, जिसके कारण वो प्रचलन कर पाता है। वे कशाभिका के द्वारा क्या करते हैं, प्रचलन करते हैं, कशाभिका। और कशाभिका क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया, एक कोशिकीय जीव जैसे जिस जीवाणु या विषाणु हो गया, उनके शरीर से बाहर निकला एक प्रकार के चाबुक की तरह क्या होती है, आकृति होती है, जिसके कारण वो प्रचलन या गति कर पाते हैं, वो क्या है, कशाभिका है। ओके, तो कुछ पॉइंट और लेते हैं। जीवन चक्र और एक पॉइंट मृत्यु। तो सभी प्रकार के जीवों में एक निश्चित जीवन चक्र होता है, जिसके दौरान वो जन्म लेता है, वृद्धि करता है, प्रजनन करता है, अपने आप को विकसित करता है, ठीक है, मतलब यंग एडल्ट बनता है, फिर लास्ट में क्या होता है, बूढ़ा होकर मृत हो जाता है, मतलब मर जाता है। तो ये हर प्रकार के जीवों में इस प्रकार का जीवन चक्र पाया ही जाता है। वो जन्म लेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बूढ़ा होगा, फिर मृत हो जाएगा। इस प्रकार के जीवन चक्र सभी जीवों में पाए जाते ही हैं। और मृत्यु तो क्या है, अटल सत्य है। सभी जीवों को एक न एक दिन क्या करना है, मरना ही है। मृत्यु के द्वारा ही जितने भी प्रकार के जीव हैं उन सभी में क्या होता है, एक नियंत्रण, मतलब उनकी संख्याओं में नियंत्रण बरकरार रहता है। ओके, तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा यहाँ पर जीवों के लक्षण में निश्चित आकार एवं माप होता है हर जीव का, कोशिकीय संगठन होता है, पोषण होता है, सभी जीव में पोषण होगा, सभी जीव उपापचयी क्रिया करते हैं, सभी जीव श्वसन करते हैं, सभी जीव उत्सर्जन करते हैं, सभी जीवों में प्रजनन होता है, सभी जीव अनुकूलन मतलब पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढालने की क्षमता होती है, सभी जीवों में गति एवं प्रचलन होता है, सभी जीवों का एक निश्चित जीवन चक्र पाया जाता है, और सभी जीवों को एक न एक दिन मरना ही है। ओके, तो ये सभी क्या है, जीवों के लक्षण हो गए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे देखेंगे जैव विविधता।